रात को जब बारात आई और खाना पीना हुआ, उसके बाद सब लोग एक एक कर अपनी फोटो खिंचवाने स्टेज पर चढ़ने लगे। अब हमें भी चढ़ना था और शगुन देना था। मैं सबसे आखिर में खड़ा था, पर सुमन ने फोटो खींचने के बाद मुझे आवाज देकर बुलाया, अरे सागर जी, आप कहाँ जा रहे हो? मेरे हस्बैंड से तो मिल लो। ये कहते हुए उसने मेरा इंट्रो अपने हस्बैंड से करवाया। ये है मेरे गुरुजी, कॉलेज में यही मुझे अकाउंट्स की शिक्षा देते थे। सुमन ने हंसते हुए कहा। उसके पति को लगा कि मैं उसका टीचर हूँ। यार इतना भी बुढ़ा मत बना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर हम तीनों हंस दिए। एनीथिंग स्पेशल दैट आई शुड नो? सुमन के पति ने पूछा। बहुत बोलती है ये, प्लीज इसे बोलने मत देना, वरना ये ऐसा रेडियो है जो शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता। मैंने सुमन का मजाक उड़ाते हुए कहा। सुमन ने मुझे प्यार से एक घूंसा मारा। देख लिया, मारती भी है। इंश्योरेंस करवाया है ना अपना, कहीं टूट फूट जाओ तो। हम तीनों खूब हंसे और मुझे ये जान खुशी हुई कि सुमन इस शादी से बहुत खुश है। पूरी शादी में आशु मुझसे दूर रही थी और माँ और ताई जी के साथ बैठी रहती। एक पल के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया कि इतनी समझदार कैसे हो गई। शादी अच्छे से निपट गई और घर वाले अगले दिन वापस गांव चले गए। फिर वही त्योहारों की झड़ी, और इस बार घर वालों ने जबरदस्ती हमें घर पर बुला लिया, तो सारे त्योहार उन्हीं के साथ हंसी खुशी मनाए गए। अब घर पर थे तो अकेले में बैठने का समय नहीं मिलता था, इसलिए मैं कई बार देर रात को आशु के पास जाकर बैठ जाता और वो कुछ देर हम एक साथ बैठकर बिताते। घर से बाजार जाने के समय मैं कोई बहाना बना देता और आशु को साथ ले जाता। दिवाली की रात हम सारे एक साथ बैठे थे तो ताऊ जी ने मुझे अपने पास बैठने को बुलाया। ताऊ जी, वैसे मुझे तेरी तारीफ तेरे सामने नहीं करनी चाहिए, पर मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस पूरे परिवार में एक तू है जो अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाता है। मुझे तुझ में मेरा अक्स दिखता है। ये कहते हुए ताऊ जी की आंखें नम हो गई। पिताजी, भाई साहब सही कहा आपने, पिताजी के गुजरने के बाद सब कुछ आपने ही तो संभाला था। ताऊ जी, सागर बेटा, जब तूने घर लेने की बात कही तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना गर्व हुआ तुझ पर। तू अपनी मेहनत के पैसों से अपना घर लेना चाहता है। सच, हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। मेरी तारीफ ना तो गोपाल भैया के गले उतर रही थी और ना ही भाभी के, और वो जैसे तैसे नकली मुस्कुराहट लिए बैठे थे। पर मेरे माता पिता, ताई जी और खासकर आशु का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। पिताजी, बेटा थोड़ा समय निकालकर खेती किसानी भी सीख ले, ताकि बाद में तुम और गोपाल भैया ये सब अच्छे से संभाल सके। तेरी और अश्विनी की शादी हो जाए तो हम सब तुझे और गोपाल भैया को सब देकर यात्रा पर चले जाएंगे। ताई जी, बेटा मान भी जा हमारी बात और कर ले शादी। मैं, माफ करना ताई जी, मैं कोई जिद नहीं कर रहा, बस घर खरीदने तक का समय मांग रहा हूँ। ताऊ जी, ठीक है बेटा। तो इस तरह मुझे पता चला कि आखिर घर वाले क्यों मुझे अचानक इतनी छूट देने लगे थे। अगले दिन मैं और आशु वापस शहर लौट आए। फिर दिन बीतने लगे। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त था। ऐसे ही समय बीतता गया। दिसंबर का महीना आ चुका था। शहर के चर्च में क्रिसमस की तैयारी जोरदार थी। क्रिसमस पर हम दोनों सुबह चर्च गए और वो पूरा दिन हमने घूमते हुए निकाला। पर अगले दिन घर से खबर आई कि ताऊ जी की तबीयत खराब है। ये सुनकर आशु ने कहा कि उसे घर जाना है। उसकी अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं था तो मैं उसे घर छोड़ आया। उसके यहाँ न होने के कारण मैंने 31 दिसंबर नहीं मनाया और घर पर ही रहा। जब मैं उसे लेने घर पहुंचा तो आशु बोली, जानू, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हमने कभी होली नहीं मनाई। जान, दरअसल वो कान होली से कुछ दिन पहले ही हुआ था, इसलिए आज तक इस घर में कभी होली नहीं मनाई गई। पर कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ कि अगर ताऊ जी मान जाए। ठीक है, पर अभी नहीं, अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है और वैसे भी अभी तो 2 महीने पड़े हैं। आशु ने कहा। ताऊ जी की तबीयत ठीक होने लगी थी, इसलिए उन्होंने खुद आशु को वापस जाने को कहा था।